सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज हम लोग सैंपल एमसीक्यू सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट कोड 28215 के ऊपर बात करने वाले हैं। ये सूर्यवंशी सर और शिंदे सर ने प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चनरी है जो मैं आपके साथ यूट्यूब के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। सेफ्टी इन इंजीनियरिंग का टॉपिक नंबर 2, इसके कुछ सर्टन लीगल कंप्लायंसेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963, रूल नंबर 66 किसके लिए बताता है, मतलब उसका कंटेंट क्या है या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला ऑप्शन आता है मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर, दूसरा ऑप्शन आता है वर्कलोड के ऊपर, बी ऑप्शन आता है वर्कलोड के ऊपर, सी आता है एक्सेसिव वेट के ऊपर, और डी आता है नन ऑफ दिस, मतलब ये चारों में से कोई, ये तीनों में से कोई भी। बट महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में 66 ये एक्सेसिव वेट के लिए बात करता है, जिसमें मैक्सिमम वेट कितना लेना होता है उसके ऊपर वो भाष्य करता है। तो दूसरा सवाल है मैक्सिमम वेट टू बी लिफ्टेड, कितना वेट लिफ्ट अप करना चाहिए एज पर महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 66। तो उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि पहला एडल्ट मेल जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी 55 केजी तक लेना चाहिए, एडल्ट फीमेल का 33 का है, अडल्सन मेल, अडल्सन मतलब बिलो 18 15 टू 88 जो है, तो उसका अडल्सन मेल का 30 केजी का लिमिट दिया हुआ है, अडल्सन फीमेल को 20 केजी तक दिया हुआ है। मेल चाइल्ड अगर बच्चा कोई काम कर रहे तो 16 केजी तक, और फीमेल चाइल्ड 14 केजी तक। बट कंपनी में जब तक जहां तक हम लोग काम करते हैं तो चाइल्ड लेबर हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है कि वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना होता है। तीसरे सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कि काइनेटिक्स ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग रेफर्ड एज अ स्टडी ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस में काइनेटिक ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व होती है। तो पहला ऑप्शन है लिफ्टिंग कैरिंग होता है, बी ऑप्शन बात करता है पुशिंग पुलिंग के ऊपर, सी ऑप्शन बात करता है मैन्युअली हैंडलिंग के ऊपर, और डी ऑप्शन बोलता है कि ये सब तो उसमें इंक्लूड होता है काइनेटिक्स ऑफ मैनुअल हैंडलिंग। तो आपका जवाब डी होना चाहिए, ऑल, लिफ्टिंग कैरिंग पुशिंग पुलिंग और मैन्युअली लिफ्टिंग, ये सभी काइनेटिक्स ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में आते हैं। चौथे सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कि इज इट dash 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 is the object in motion will stay in motion unless the external force is exerted upon। तो ये किसका प्रिंसिपल है। तो पहला ऑप्शन है कि बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल है, दूसरा ऑप्शन फिजिकल है, तीसरा ऑप्शन सी होता है रैशनल एक्सर्टेड होता है, चौथा ऑप्शन बोलता है कि नन ऑफ दिस। तो इसका 4 नंबर का सही जवाब आपको लिखना है, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। हमारा बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करता है, मोशन या फिर जो भी गति, ट्रॉली को धक्का मारना या जो भी है, तो उसको सेफ्टी के लैंग्वेज में बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल बोला जाता है। अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं पांचवें सवाल की तरफ। एक्सेसिव रिपीटेटिव फोर्स कैन बी लीड टू, मतलब रिपीटेटिव मूवमेंट जो बॉडी का होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से आपके शरीर के ऊपर क्या दुष्परिणाम होने के संबंध में। तो ए पहला ऑप्शन है लिफ्टिंग है, दूसरा ऑप्शन बी पुशिंग है, तीसरा ऑप्शन है मस्कुलोस्केलेटल का प्रॉब्लम, और चौथा ऑप्शन है डी ऑल। तो आपका जवाब होना चाहिए मस्कुलोस्केलेटल के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। छठवें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। डैश 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 कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स इंक्लूड पोस्चर, बेस ऑफ सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मसल ग्रुप एंड लिफ्टिंग टेक्निक। ये कितने ग्रुप कंपोनेंट बॉडी मैकेनिक्स से इंक्लूड होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा डी ऑप्शन बोलता है नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब होना चाहिए 4। अगर आप गिनेंगे तो पूरा पोस्चर है, बेस ऑफ सपोर्ट दूसरा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीसरा है, और मसल ग्रुप एंड लिफ्टिंग टेक्निक ये चौथा है। तो उसका जवाब जो जाना चाहिए हमारा वो पहला ऑप्शन ए 4 की तरफ जाना चाहिए, इजंट इट। सातवें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कि डैश 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 रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मैनुअल
हैंडलिंग, कौन कौन से रिस्क मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। तो पहला ऑप्शन होता है वेट साइज शेप होता है, दूसरा बी स्टेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, सी एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी, सी है इन्वायरमेंटल कंडीशन, और डी बोलता है ऑल रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो सातवें क्वेश्चन का जवाब हमको ऑल में लिखना है, क्योंकि वेट साइज एंड शेप मैटर करता है, ये भी रिस्क होती है मटेरियल हैंडलिंग के टाइम पे। दूसरा है कि कोई स्टेशनरी और मोबाइल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी का भी मैटर होता है, उसकी कैपेसिटी इंडिविजुअल की, जैसे हमने एडल्ट कैपेसिटी के बारे में बात किया था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना है। और चौथा इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमको जब वर्किंग में मटेरियल मैनुअल हैंडलिंग का हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे लाइट प्रॉपरली होना चाहिए, स्लीपरी एरिया नहीं होना चाहिए, उसके बाद वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, आने जाने के जो स्टेयर्स केस है वो प्रॉपर होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये सब फैक्टर मटेरियल हैंडलिंग के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही जवाब है वो डी ऑल में आना चाहिए। आठवें सवाल की तरफ अगर हम लोग बात करें तो डैश 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 एसेसरी यूज फॉर मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग लाइक, तो पहला ऑप्शन है हुक्स एंड कोबार्स, दूसरा बी ऑप्शन बात करता है रोलर्स एंड हैंड ट्रक्स, सी ऑप्शन बात करता है हैंड ट्रॉलीज एंड जैक्स, और डी ऑप्शन बात करता है ऑल। तो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में ये सब चीजें इस्तेमाल होती है, हुक्स एंड कोबार्स का भी इस्तेमाल होता है, रोलर एंड हैंड ट्रक्स का भी इस्तेमाल होता है, हैंड ट्रॉली और जैक्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब इसका जवाब जब हम लोग लिखेंगे आठवें क्वेश्चन का, तो उसमें ऑल का आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कि नौवा जो ऑप्शन है स्टैकिंग एंड अनस्टैकिंग प्लेज वाइटल रोल इन टू प्रिवेंट इन, तो स्टैकिंग अनस्टैकिंग किस में रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन ए एक्सीडेंट, ऑप्शन बी इंजुरी, ऑप्शन सी डेंजरस टू मटेरियल बीइंग हैंडल, मतलब मटेरियल का भी लॉस हो सकता है, और ऑप्शन डी बोलता है ऑल के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। तो हमें जवाब में ऑल भी लिखना है, ऑल ही लिखना है, क्योंकि स्टैकिंग अनस्टैकिंग के टाइम पे एक्सीडेंट या इंजरी हो सकती है, मटेरियल का डैमेज भी हो सकता है, बॉडी डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये सब चीजें जो है वो डी ऑल में आएगा। फिर हम लोग नब्बे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि एर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर्स इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन concerned with understanding the interaction among the human and other element of system। ये बात आपको बताना है, ये सवाल का जवाब आपको लिखना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एर्गोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन, ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एर्गोनॉमिक का स्टडी जो हम लोग बात करते हैं ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इसमें ये कंसर्न है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन एंड अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट मतलब मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, मैनुअल, मैकेनिकल, जो भी हैंडलिंग आप करते हैं, तो इसका जवाब ट्रू आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 10वें सवाल की तरफ। Ergonomics plays a vital role in minimizing risk of musculoskeletal injuries and optimizing efficiencies। ये वापस ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं कि एर्गोनॉमिक्स रोल प्ले करता है क्या। तो पहला ऑप्शन एर्गोनॉमिक प्ले करता है, दूसरा ऑप्शन फिजिकल प्ले करता है, सी एक्सीडेंट रोल प्ले करता है, या डी नन ऑफ दिस। तो सातवां जो ऑप्शन सवाल जो दिया हुआ है उसमें एर्गोनॉमिक्स का आपको ये लिखना है। 11वें सवाल की तरफ अगर हम बात करें, लिफ्टिंग मशीनरी आर डिजाइन टू लिफ्ट एंड मूव हेवी ऑब्जेक्ट, इसमें लिफ्टिंग मशीनरी ये स्किप सब्जेक्ट रहेगा एग्जामिनेशन में। डैश 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 आर डिजाइन टू लिफ्ट एंड मूव हेवी ऑब्जेक्ट, तो पहला ऑप्शन रहेगा एंगल्स है, बी दूसरा ऑप्शन बात करता है मटेरियल के बारे में, सी ऑप्शन बात करता है लिफ्टिंग मशीनरी के बारे में, और डी बात करता है ऑल के बारे में। तो हमें सी ऑप्शन का ही जवाब लिखना है, लिफ्टिंग मशीनरी के बारे में। अभी हम लोग 12वें सवाल की तरफ जा रहे हैं। लिफ्टिंग मशीनरी आर ऑफ हाउ मच टाइप्स, कितने टाइप्स है। तो पहला ऑप्शन है क्रेन एंड फोर्कलिफ्ट है, बी हॉइस्ट एंड एलिवेटर्स है, सी लिफ्ट टेबल्स एंड कन्वेयर सिस्टम है, डी ऑल। हमें जवाब में लिखना है ऑल टाइप ऑफ मशीनरीज आर यूज्ड एज लिफ्टिंग मशीनरी, इसके बारे में क्लियरिटी हम सबको होना चाहिए। उसके बाद हम लोग 13वें सवाल की तरफ पढ़ रहे हैं। फॉर लिफ्टिंग एंड कैरिंग एसेस द लोड डैश 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 कंसिडर्ड, पहला ऑप्शन है वेट, दूसरा ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है शेप,
और चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो हमें जवाब में लिखना है ऑल, में ऑल के बारे में बात करना है, क्योंकि लिफ्टिंग कैरिंग एसेस द लोड, उसका वेट कितना है उसका आइडिया होना चाहिए, साइज को भी हमको आइडिया लेना होता है, उसका शेप क्या है वो भी ध्यान में रखना है। ये सब कंसिडर करके ही हमको लिफ्टिंग मटेरियल कैरी करना होता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 14वें सवाल की तरफ। डैश 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 आर रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑप्शन है लिफ्ट प्लान एंड प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, दूसरा ऑप्शन है बी मटेरियल, सी प्रिपेयर्डनेस, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब होना चाहिए लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक भी होनी चाहिए। अगर हमारा टेक्निक भी गलत हुआ या समहाउ कुछ चीजें रॉन्ग गई तो हमें उसका आइडिया नहीं लगेगा। तो ये सब चीजों में सेफ्टी इंजीनियरिंग में ये सब चीजों का क्लियरिटी होना चाहिए। अभी 15वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ मटेरियल इज यूजफुल टू डैश डैश डैश। तो पहला ऑप्शन आता है प्रिवेंट एक्सीडेंट, दूसरा ऑप्शन आता है डैमेज टू मटेरियल, तीसरा ऑप्शन आता है एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, एंड चौथा ऑप्शन आता है ऑल। तो हमारा जवाब आना चाहिए ऑल के लिए, क्योंकि स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए ये सब चीजें यूजफुल होती है। एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने के लिए स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, मटेरियल का डैमेज भी नहीं होना चाहिए, और एफिशिएंट यूज। बहुत बहुत जगह पे वो कंप्लेन होता है हमारे पास कि जगह नहीं है, स्पेस कंस्ट्रेंट है। तो अगर प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग हमारा रहेगा तो स्टोरेज ऑफ मटेरियल बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद 15वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टोरेज ऑफ मटेरियल डैश 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 पॉइंट्स कंसिडर्ड, कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है लेबलिंग, दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, तीसरा ऑप्शन है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, जहां आप मटेरियल स्टोर कर रहे हैं वहां का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें होती है। और डी ऑल, मतलब ये सभी फैक्टर उसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारा जवाब ऑल में ही होना चाहिए कि स्टोरेज ऑफ मटेरियल के टाइम पे लेबलिंग कंसिडर किया जाता है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कंसिडर किया जाता है, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस भी, उसका रखरखाव भी कंसिडर करना ही होता है। तो ऐसे ऑल में आपका जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी इन स्टोरेज एरिया कैन बी कंसिडर्ड बाय फ्लोर लोडिंग कंडीशंस एंड डैश डैश डैश। तो और कौन सा फैक्टर है जो सेफ्टी इन स्टोरेज कंसिडरेशन में कंसिडर किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्लान लेआउट कंडीशन, दूसरा ऑप्शन रिस्क है, तीसरा ऑप्शन एनवायरमेंट है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस है। तो हमारा जवाब होना चाहिए कि प्लान लेआउट कंडीशन हमको कंसिडरेशन में रखनी पड़ती है सेफ्टी इन स्टोरेज में, क्योंकि कौन सा मटेरियल कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। प्रेशराइज मटेरियल हम लोग केमिकल के बगल में तो स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजों का ध्यान मटेरियल स्टोरेज के टाइम पे हमको रखना होता है। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। फ्लोर लोड कंडीशंस इज डिटरमाइंड बाय। तो पहला ऑप्शन है बिल्डिंग प्लान स्पेसिफाइड लोड लिमिट्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, दूसरा ऑप्शन है आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है कंसल्टिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर, और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो फ्लोर लोड कंडीशन के लिए हमको ये सब चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, इसके लिए इसका जवाब हमें ऑल में ही देना होता है। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। डैश 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 विच डिस्ट्रीब्यूट वेट ऑफ स्टोर मटेरियल अक्रॉस द फ्लोर अवॉइड एक्सेस लोड ऑन स्पेसिफिक एरिया। कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो मटेरियल स्टोर करते हैं उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल का कैसे होता है, तो कौन से फैक्टर पे निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन ए कंडीशन है, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म लोड, जहाँ पे लोड हम लोग फ्लोर के ऊपर जहाँ लोड रख रहे हैं वो अनइवन तो नहीं है। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर के बारे में अक्सर मैटर करता है। अगर आप स्टोरिंग करते हैं तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखना है, तो वहां पे ये यूनिफॉर्म लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सी प्लान में होना चाहिए, डी नन ऑफ दीज है। तो हमारा जॉब यूनिफॉर्म लोड के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। डायनामिक लोड दैट मे ऑकर ड्यू टू मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सच एज डैश डैश डैश। डायनामिक लोड मतलब मूवमेंट, जो मटेरियल मूवमेंट होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्रेन, दूसरा ऑप्शन है फोर्कलिफ्ट और पैलेट जैकेट्स, तीसरा ऑप्शन है रिगिंग, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमारा जॉब फोर्कलिफ्ट और पैलेट जैकेट्स के ऊपर जाना चाहिए। डायनामिक लोड दैट में ऑकर ड्यू टू मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ फ्लोर यूजफुल फॉर फाइंडिंग। रेगुलर फ्लोर का इंस्पेक्शन किस चीज के लिए यूजफुल होता है? तो पहला ऑप्शन है साइन ऑफ डैमेजेस, कोई साइन डैमेज तो नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है बी क्रैक ऑन स्ट्रक्चरल वीकनेस,
इसके लिए इंस्पेक्शन होना जरूरी है। सी ऑप्शन बात करता है रिपेयर एंड डिफेक्ट्स, मेंटेन फ्लोर, लोड बेयरिंग कंडीशन, कहीं जंग तो चढ़ा हुआ नहीं है, कहीं स्लैब के कब्जे तो निकले हुए नहीं है। और डी ऑप्शन बात करता है ऑल के लिए, तो हमारा जवाब ऑल में जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें रेगुलर इंस्पेक्शन में हमको व्हाइल डूइंग इन इंडस्ट्री हमको ये सब चीजें देखना जरूरी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रॉपर साइनेजेस डैश 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 हेल्प्स एम्प्लॉइज विजिटर टू अंडरस्टैंड लेआउट एंड फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो कौन कौन सी चीजें सेफ्टी साइनेजेस में हमको हेल्पफुल हो सकती है? तो स्टोरेज एरिया कहाँ पे? पहला ऑप्शन ए स्टोरेज एरिया, बी hazardous एरिया, सी लोड कैपेसिटी लिमिट, या मटेरियल हैंडलिंग में बहुत यूजफुल होता है। और डी बात करता है ऑल के लिए, तो हमारा जवाब ऑल होना चाहिए। स्टोरेज एरिया भी साइनेजेस में दिखता है, hazardous एरिया क्लासिफिकेशन भी दिखता है, और लोड कैपेसिटी भी साइनेजेस में लगी हुई रहती है। तो बट नेचुरली हमारा जवाब ऑल में होना चाहिए। 21वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एन इमरजेंसी एग्जिट इन अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर इज स्पेशल एग्जिट यूज्ड ड्यूरिंग डैश 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 सच एज अ फायर। कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन में कौन सा एग्जिट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है फ्लोर कंडीशन के ऊपर बात करता है, दूसरा ऑप्शन इंस्पेक्शन के ऊपर बात करता है, तीसरा ऑप्शन बात करता है इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर, और चौथा नन ऑफ दिस बोल रहा है। तो हमारा जवाब इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर होना चाहिए, जो फायर की कंडीशन में इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुअर लाइटिंग कैन कॉज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ट्रिप्स, स्लिप एंड फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका जवाब ट्रू में आना चाहिए, क्योंकि पुअर लाइटिंग अगर आते जाते हमको दिखेगा ही नहीं, तो वो कंडीशन में स्लिप ट्रिप होने की संभावना है, नीचे गिरने की संभावना है, या स्ट्राइकिंग एक्सीडेंट होने की संभावना है। अगर इल्यूमिनेशन प्रॉपर नहीं रहेगा और लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहेगा, तो बट नेचुरल है, शॉक लगने की भी संभावना वहाँ बनी रहेगी। तो ट्रू है। बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। फायर सेफ्टी मेजर सच एज डैश 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 हेल्प्स अवॉइड फायर एक्सीडेंट। फायर सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से है जिसमें हम लोग आग की संभावना कम करते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, दूसरा बी ऑप्शन बात करता है फायर सेपरेशन सिस्टम होनी चाहिए, सी ऑप्शन बात कर रहा है फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, और डी ऑप्शन बात कर रहा है ऑल होना चाहिए। तो हमारा जवाब ऑल में ही है, क्योंकि ईच फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर फायर सेफ्टी मेजर्स। तो ये चीजों का जानकारी थोड़ा रखना जरूरी है। बढ़ते हैं 22वें सवाल की तरफ। सेफ्टी इन स्टोरेज ऑपरेशन इज अचीव्ड बाय। स्टोरेज ऑपरेशन में सेफ्टी कैसे अचीव किया जाता है? तो पहला ए ऑप्शन है ट्रेनिंग अवेयरनेस सबको देना जरूरी है, बी ऑप्शन है रेगुलर मॉनिटरिंग मेंटेनेंस होना जरूरी है, सी ऑप्शन है प्लान लेआउट एंड इमरजेंसी प्रोसीजर अवेलेबल होने चाहिए, उसका ट्रेनिंग लोगों को जाना चाहिए, और डी ऑप्शन बात करता है ऑल होना चाहिए। मतलब ये सब जो फैक्टर ऊपर लगाए और दिखाए हुए हैं वो सब उसमें आते हैं, तो हमारा जवाब ऑल में ही होना चाहिए। बढ़ते 23वें सवाल की तरफ। लिफ्टिंग मशीन्स आर दोज मशीन्स दैट आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, लिफ्टिंग मशीन्स आर मशीन्स दोज आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स, तो ये ट्रू है। उसके बाद 24वां सवाल बात कर रहा है अ डैश 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 इज अ मशीन यूज्ड टू मूव मटेरियल बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, यूटिलाइज अ सिस्टम of a boom, hoist, wire ropes or chains and sheaves for lifting and relocating heavy job। ये कौन सी मशीन है? इतने सारे कंपोनेंट बेयर करती है, जैसे कि मतलब मटेरियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट करता है, बूम का इस्तेमाल करता है, हॉइस्ट है, वायर रोप है, चेन, ये सब कौन सी मशीन के पार्ट या मशीन में ये सब स्पेयर पार्ट अंतर्भूत होते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्रेन, दूसरा ऑप्शन है फोर्कलिफ्ट बी, तीसरा ऑप्शन सी ट्रक के बात ट्रक की बात कर रहा है, और चौथा ऑप्शन बोलता है नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब क्रेन होना चाहिए। क्रेन के अंदर ही ये सब चीजें होती है, बूम होता है, रोप होता है, या वर्टिकल भी लिफ्ट अप करता है, हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है। तो ये सब चीजों का हमें जवाब देते टाइम थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्कलिफ्ट्स आर कॉमनली यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन एंड वेयरहाउस वर्क। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका जवाब ट्रू है। अक्सर हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर या सभी जगहों पे देखते हैं, तो फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल आई भी हर जगह पे होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 26 के ऊपर बात करते हैं। डैश 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 यूज फॉर वर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ लोड्स, दे कैन बी मैनुअल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक।
वर्टिकल लिफ्टिंग लोड्स दे कैन बी मैनुअल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक। ऐसी कौन सी मशीन है कि जिसमें मटेरियल लिफ्टिंग वर्टिकली किया जाता है, वो मैन्युअली भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है और न्यूमेटिक भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है लिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है एलिवेटर, तीसरा ऑप्शन है हॉइस्ट, चौथा ऑप्शन है ऑल। तो हमारा जवाब होना चाहिए हॉइस्ट। हॉइस्ट न्यूमेटिक ऑपरेट भी होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक भी ऑपरेट होता है और न्यूमेटिकली भी ऑपरेट हो सकता है, मैन्युअली भी ऑपरेट हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एन एलिवेटर और लिफ्ट इज अ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट efficiently moves people or goods between floor of a building, ship or other structure। तो एलिवेटर का इस्तेमाल मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मैन मूवमेंट के लिए भी होता है, और बिटवीन फ्लोर और बिल्डिंग और शिप्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो ये ट्रू है। बढ़ते 28वें सवाल की तरफ। डैश 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 इज द डिवाइस दैट employs a scissors mechanism to raise or lower goods and or person raise large heavy load through a relatively small distance। तो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है, या जो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट का नाम है जो सीजर मैकेनिज्म रेज और लोअर गुड्स के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लिफ्ट टेबल, दूसरा ऑप्शन है रिगर, तीसरा ऑप्शन है फोर्कलिफ्ट, चौथा ऑप्शन बोलता है नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब लिफ्ट टेबल के ऊपर होना चाहिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 29 डैश 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 सिस्टम इज अ कॉमन piece of mechanical handling equipment that moves material from one location to another। तो पहला ऑप्शन ए बोलता है लिफ्ट है, बी कन्वे है, सी लिफ्ट की कन्वेयर के ऊपर बात करता है, और डी ऑल बताता है। तो हमारा जवाब बी कन्वेयर के ऊपर होना चाहिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सेफ्टी इन अ लिफ्टिंग मशीनरी विल बी फोकस ऑन। सेफ्टी इन लिफ्टिंग मशीनरी में कौन सी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर ये बात कर रहा है। तो पहला फोकस होना चाहिए ट्रेन एंड सर्टिफाइड ऑपरेटर, दूसरा फोकस होना चाहिए रेगुलर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड एडहर टू वेट लिमिट, तीसरा ऑप्शन प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड साइनेज, और लास्ट ऑप्शन बोलता है ऑल के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो हमारा जवाब बट नेचुरल है, ऑल के ऊपर आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। अगर आपको ये मेरा रिकॉर्डिंग अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो एग्जामिनेशन में इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं खास करके ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो दैट आप काम करते हुए भी ये क्वेश्चन के थ्रू जा सके। अगर आपको सही में अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।